अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैंने पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में आपको एक लेक्चर दिया था। अब मेरा सेकंड लेक्चर है इकोलॉजी के बारे में। अब सबसे पहले सवाल आता है इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? इको मीन होता है इन्वायरमेंट, लॉजी मीन होता है टू स्टडी, इन्वायरमेंट टू स्टडी। इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंट टू स्टडी। इन्वायरमेंट टू स्टडी मतलब कि माहौलियात के बारे में पढ़ाई। ओके, अब हम कहते हैं कि व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजी कहलाती है। अब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? Biotic components of an environment are termed as its living things। अब living things में हम क्या कहते हैं? living things वो होते हैं जिनके अंदर जो जानदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, etc। ये सब लिविंग थिंग्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। वाइल एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात आ जाती है। Abiotic components of an environment are termed as its non-living things। Non-living things में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एयर, टेम्परेचर, टेबल, चेयर्स, etc। ये सब non-living things मीन्स abiotic components की बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोलॉजी में अब इकोसिस्टम भी आता है। जब हम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम कहलाती है। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इकोलॉजी में एक कार्बन साइकिल आता है, एक ऑक्सीजन साइकिल आता है। अब कार्बन साइकिल में क्या होते हैं? When plants prepare food in photosynthesis, they take in carbon from the atmosphere in the form of carbon dioxide. In this way, this process oxygen released to the atmosphere। ये एक प्रोसेस होता है कार्बन साइकिल का। ये एक स्ट्रक्चर लाइक होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑक्सीजन साइकिल पर। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, एनिमल टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर and release carbon dioxide to the atmospheric temperature। ओके, ये एक स्ट्रक्चर लाइक होता है ऑक्सीजन साइकिल। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं why plants are known as producers। जी, they get energy from food in an ecosystem। they get energy from food in an ecosystem during photosynthesis are thus termed as its प्रोड्यूसर्स। अब नेक्स्ट सवाल आ जाता है, जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल दैट ईट डायरेक्टली प्लांट्स इज कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर्स। वो एनिमल जो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं, ग्रासेस को ईट करते हैं, ट्रीज को ईट करते हैं, लीव्स ऑफ ट्रीज, ये कहलाते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। एंड जो सेकेंडरी कार्निवोर्स, एनिमल दैट ईट सम एनिमल इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर। वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स कहलाते हैं। अब आ जाता है ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ह्यूमन एंड सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज इज कॉल्ड ओमनीवोर्स। ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर लाइक होता है फूड चेन। अब फूड चेन में हम क्या करते हैं? जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस को खाते हैं, ईट करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, एंड प्राइमरी कार्निवोर्स को ईट करते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब जो हम कहते हैं कि इसको डिफाइन किस तरह किया गया है? प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ चेन आर कॉल्ड फूड चेन। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स होते हैं
at the end of dead bodies of organism are consumed by decomposers. and जो फूड वेब होता है ये भी एक स्ट्रक्चर लाइक होता है. इसमें जो सम एनिमल्स को ईट करते हैं, मतलब कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को ईट करता है. फॉर एग्जांपल ग्रास ऊपर को फ्रॉग ईट करता है. तो ये क्या होता है, फूड वेब. ऑल एनिमल, सारे एनिमल जो होते हैं, ऑल एनिमल मोर देन वन फूड चेन, दीज फूड चेन आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ फूड वेब. जब ये जॉइंट हो जाते हैं तो ये फूड चेन के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो फूड वेब बनता है. ये हमारा क्लियर हो गया. अब हम आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड. अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? द डिफरेंट फीडिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. फॉर एग्जाम्पल में हम लेते हैं प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स. ये हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल है. एंड बायोलॉजिस्ट एक्सप्रेस द ट्रॉफिक रिलेशनशिप between biotic and abiotic components. The ecological pyramid that takes shape of pyramid. हम इकोलॉजिकल पिरामिड की एक शेप को हम लेते हैं जो कि पिरामिड भी कहलाती है. तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड होती है वो भी एक ट्रायंगल लाइक होती है जिसमें जो एनिमल होते हैं वो नेक्स्ट एनिमल्स को ईट करते हैं. मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, एंड प्राइमरी कार्निवोर्स को ईट करते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स. सेकेंडरी कार्निवोर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइन की. ओके ये हमारा एक इकोलॉजिकल पिरामिड. अब इसको डिफाइन किस तरह किया गया है? जब इकोलॉजिकल पिरामिड बेस से बॉटम तक जाती है तो वो डिक्रीज होती जाती है. उसके नंबर्स उसके एलिमेंट्स डिक्रीज होते जाते हैं. जैसे कि प्लांट्स वेटिंग 10 लाख kg एंड द स्मॉल कार्निवोर्स वेटिंग 10,000 kg एंड प्राइमरी कार्निवोर्स वेटिंग 1,000 kg एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स वेटिंग 100 kg. इसी तरह मैंने आपको बताया जब बेस से बॉटम तक जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में तो नंबर्स एंड एलिमेंट्स डिक्रीज होते जाते हैं. ओके ये हमारा क्लियर हो गया. अब हम आ जाते हैं इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस. वो असरात जो इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस को मुतासिर करते हैं. कौन कौन से होते हैं? 3 मेजर वेज होते हैं. प्रीडेशन होता है, एक अमल होता है, वो भी अभी आपको बताऊंगा. एंड कंपटीशन एंड सिम्बियोसिस. अब प्रीडेशन क्या होता है? consumers that actively hunt or other organism are called predators. The organism upon which a predator feeds is called a prey. प्रीडेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें शिकारी हंट करता है, शिकार करता है. शिकारी शिकार करता है. ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें शिकारी शिकार करता है पर प्रीडेशन कहलाता है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बेस्ट एग्जांपल दी थी फ्रॉग और ग्रास ऊपर की. जो फ्रॉग होता है वो ग्रास ऊपर को ईट करता है. इसमें हम प्रीडेटर कहते हैं फ्रॉग को और प्रे कहते हैं ग्रास ऊपर. प्रीडेटर शिकारी को कहते हैं और प्रे कहते हैं शिकार को. ये हमारा क्लियर हो गया. अब हमने पढ़ा था इसका सेकंड मेजर वेज है कंपटीशन. कंपटीशन जो होता है वो अक्कर क्यों होता है? कंपटीशन अक्कर when the species the same resource, for example water, shelter, climate change etc. कंपटीशन अक्कर तब होता है जब रहने के वसाइल ख़त्म हो जाते हैं. जैसे कि क्लाइमेट चेंज बुरी हालत है, शेल्टर के लिए कंपटीशन अक्कर होता है, सनलाइट के लिए कंपटीशन अक्कर होता है etc. अब कंपटीशन की 2 टाइप्स होती है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन.
इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं लाइक ह्यूमंस। अब तसव्वुर करें कि एक जगह पर मर्द बिरयानी ले रहे हैं तो साथ में औरतें भी आ जाती हैं। अब ये झगड़ा पड़ता है कि औरतें कहती हैं हमें बिरयानी दो, मर्द कहते हैं हमें बिरयानी दो। तो ये एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? जब दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, हमें हम सबको दो बिरयानी, तो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसको डिफाइन किस तरह किया गया है? कंपटीशन अकर व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल within a population to use the same resource, for example intra-specific competition and different species, अलग अलग जब species आती है तो inter-specific competition बनता है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं symbiosis। वो species जो क्लोजली रहते हैं, क्लोजली लाइव करते हैं, is called symbiosis। A species which have live closely is called symbiosis। symbiosis की टू टाइप्स होती हैं, मैनी टाइप्स होती हैं, जिसमें हम टू टाइप्स पढ़ेंगे, जो वो है कमेंशलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। जो कमेंशलिज्म होता है उसमें फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को फायदा पहुंचाती है। अब फायदा पहुंचाने वाली स्पीशीज को ना ही फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। नो बेनिफिटेड neither benefited nor be harmed is called commensalism। A symbiotic relationship in which one species get benefit while the other species neither benefited nor be harmed is called commensalism। and mutualism क्या होता है? A symbiotic relationship gets both species gets benefit is called म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं, हर एक स्पीशीज एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं, म्यूचुअलिज्म कहलाती है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पर जो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, ओवर हंटिंग, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड माइग्रेशन। ये 4 फैक्टर्स इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पर असरअंदाज होते हैं। अब वो कैसे असरअंदाज होते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। अब इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज में क्या होता है कि एक स्पीशी को उसकी जगह है, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन लाइक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक लड़का है, वो लाहौर में रहता है, अब दूसरे गांव चला जाएगा, एक गांव चला जाएगा, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज है। जैसे कि स्पीशीज में एग्जांपल लेते हैं पैरट्स की। अब पैरट्स एक जगह रहते हैं, दूसरी जगह हम ले जाएंगे तो वो थोड़े से अजीब बिहेवियर करेंगे, चुप चुप रहेंगे, शोर भी नहीं करेंगे, तो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। अब ओवर हंटिंग क्या होता है? ओवर हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, शिकार ज्यादा से ज्यादा करना। और शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की कमी कैसे हो रही है अभी हम स्टडी करते हैं। और माइग्रेशन, हिजरत करना, ये अभी फैक्टर्स हैं। अब मैंने आपको बताया इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पर जो फैक्टर्स असरअंदाज होती है। अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होती क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, ओवर हंटिंग, माइग्रेशन, shortage of water supply etc are the factors which causing the ecological imbalance is called ecological imbalance। ये जो फैक्टर्स हैं इकोलॉजी पर असरअंदाज होते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहलाते हैं। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज में हम क्या लेते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज into any area can be accept new place is called introduction of a new species, known as introduction of a new species. For example, in the Philippines, such as toad and the golden snail
वर इंट्रोड्यूस्ड। जो फिलीपींस होती हैं वो गोल्डन स्नेल को इंट्रोड्यूस्ड में थोड़ा सा, उनको इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा सा वक्त लगता है जब वो न्यू प्लेस पे जाती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज के बारे में क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग को डिफाइन किस तरीके से किया गया है? जब शिकारी हद से ज्यादा शिकार करते हैं, ओवर हंटिंग कहलाती है। इट इज डिफाइंड एज अ relentless choice for wild and gain of animal for economic personal gains or foods। ये जो ओवर हंटिंग होती है ये इकोनॉमिक पर्सनल गेन्स के लिए की जाती है, एंड गेम्स के लिए की जाती है, और कंट्रीज को मतलब कि बिरोने मुल्क पहुंचाया जाता है ओवर हंटिंग करके, etc। ओके, अब हम आ जाते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। पानी की कमी किस तरह से होती है? आवर कंटेंट्स द लेक्स एंड रिवर्स, दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ फ्रेश वाटर इन वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स एंड कैनल्स। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो ये शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई है। इसके बहुत से काजेस हैं। एक काज में आता है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन की वजह से होता है, एंड आवर कांस्टेंट नीड फॉर फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स हैज़ बीन इंक्रीज। एक ये काज है इसका, और इसके इफ़ेक्ट्स में हम ये कह सकते हैं कि अर्थ वार्मर होने की वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई का हमें सामना करना पड़ रहा है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। अब माइग्रेशन की जो स्पीशीज होती हैं वो माइग्रेशन क्यों करती है? माइग्रेशन का मतलब होता है हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन इज द प्लेस ऑफ मूव टू अनदर प्लेस। ओके, ये एक माइग्रेशन होता है, हम लेते हैं। अब माइग्रेशन अक्कर किस तरह से होता है? माइग्रेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है? वाटर की वजह से, शेल्टर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, फूड की वजह से, शेल्टर की वजह से। ओके, तो ये माइग्रेशन अक्कर होती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेशन करते हैं फूड की वजह से। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इकोलॉजी का एक बेस्ट टॉपिक है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत आम हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सम गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बहुत सी गैसेस हैं जो हवा में शामिल होती हैं, जिससे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, etc. trap a part of heat reflected by the earth and the atmospheric temperature, and the is called greenhouse effect, and the phenomenon is known as greenhouse gases. अब इसका causes क्या है? For example, due to greenhouse effect like burning of fossil fuels, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो ग्रीन हाउस गैसेस पर बहुत बुरा असरअंदाज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर के ग्लोबल वार्मिंग की डिफाइन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की डिफाइन पर आ जाते हैं। इसको डिफाइन इस तरह किया गया है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो अर्थ गर्म होने की वजह से, वार्मर होने की वजह से अर्थ गर्म होता है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी पड़ती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। जैसे द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एज अ रिजल्ट अर्थ इज गेटिंग वार्मर, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हम इसको कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग
The ice in the polar regions melts at a greater rate. फर्स्ट काज. अब सेकंड काज क्या होता है इसका? अर्थ इज लो लेइंग कोस्टल एरियाज, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं. अब थर्ड इसका इफेक्ट है वार्मर थस थ्रेट टू लाइफ नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. अगर ऐसा ही चलता रहा अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट होना मुश्किल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें मुनासिब मंसूबाबंदी करनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए. अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम स्टडी कर लिया. अब नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबल वार्मिंग पर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, सेकेंड इज डिफोरेस्टेशन एंड थर्ड इज ओवर पॉपुलेशन. अब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में हम क्या कहते हैं? When fossil fuels are burned to run, they emit many greenhouse gases increased like carbon dioxide, which cause global warming. The poisonous and harmful substances in the air. The poisonous and harmful substances in the air which make the air unfavorable for life are called air pollutants. अब one of the air pollutants, एक ऐसा air pollutants भी है जो है वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट्स है. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो मोटरसाइकिल्स होती हैं जिनका सिलेंसर नहीं होता, उनकी फड़ फड़ करके ऐसे आवाज़ आती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है. कश्मीर में भी एक वाक़या हुआ था कार्बन मोनोऑक्साइड का. जब एक गाड़ी थी, वहाँ पे बंदे बैठे हुए थे, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड उसका जो सिलेंसर था वो ख़राब हो गया. हाँ, मुझे एक मरी का भी वाक़या याद आ गया है कि जब लोग सैर के लिए मरी गए थे तो हॉस्टल में खाना खा रहे थे. जब मरी में बर्फ़बारी हुई तो ज़ाहिर है सिलेंसर पर बर्फ़ जम गई, और जब लोग वापस आए गाड़ियों में बैठे और वहीं सो गए, तो जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हुई. तो जब लोग सो रहे थे तो सोते रह गए, जिसकी वजह से बहुत सी हलाकत हुई. तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हमें बचते रहना चाहिए. अब इसके काजेस क्या हैं? हेडेक, ब्रेन हेडेज, ब्रेन को डैमेज कर देता है. हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन पर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पर बहुत असरअंदाज होता है. ओके, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड. एक्सपोजर द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रेन काजेस एसिड रेन. जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्ट है. सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन होती है, बारिश होती है, सल्फर डाइऑक्साइड उसे एसिड रेन कर देता है. तो ये एक बहुत बड़ा काज है. अब सल्फर डाइऑक्साइड के काजेस तो हमने पढ़ लिए. अब इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? निमोनिया हो जाता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होती हैं, सांस में मुश्किलात होती हैं, एंड ETC, ये सब कुछ होता है. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफोरेस्टेशन पर. व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन. जो इंसानों की सरगर्मियों की वजह से डिफोरेस्टेशन होती है, होती किस तरह से है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज काजेस deforestation. Deforestation has many adverse effects of the environment. One is roots and trees hold the soil. Second one is it changes weather and climates. Third one is loss of oxygen. Oxygen का नुकसान होता है and increase होती है. बंद कर दे नहीं. तो ये एक डिफोरेस्टेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी की वजह से भी जो इकोलॉजिकल ग्लोबल वार्मिंग है, वेक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है,
इन पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म and larger than the capacity of a human and many species is called overpopulation। अब इसके एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, more people demand for oil, coal, gas and other energy resources। okay? अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं रिड्यूसिंग पोल्यूशन। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिनमें प्लांटेशन पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग पोल्यूशन पढ़ेंगे। रिड्यूसिंग पोल्यूशन में प्लांटेशन भी आता है एंड उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब लास्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग पोल्यूशन। पोल्यूशन को कम कैसे किया जाता है? मैनी स्टेप्स ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन, डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस फर्स्ट। एंड सेकेंड स्टेप हम ले सकते हैं इंस्टीड ऑफ पर्सनल कार्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज फॉर ट्रैवल। थर्ड स्टेप हम ले सकते हैं फॉरेस्ट स्ट्रेटजीज को अपनाएं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े थे 3R स्ट्रेटजीज जिनमें हमने पढ़ा रिड्यूस, रिफ्यूज एंड रिसाइकल। अब हम पढ़ेंगे 4R स्ट्रेटजीज में रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज एंड रिसाइकल। ये 4R स्ट्रेटजीज हैं, 3R स्ट्रेटजीज हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल एंड 4R स्ट्रेटजीज रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल। ये है 4R स्ट्रेटजीज। इनको अपनाकर रिड्यूसिंग पोल्यूशन किया जा सकता है। फोर्थ स्टेप हम ले सकते हैं फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर शिफ्टेड अवे टू द पॉपुलेटेड एरियाज। फिफ्थ स्टेप हम ले सकते हैं acidic industrial and exhaust gases must be neutralization releasing into the air। इन 5 स्टेप्स को अपनाकर हम रिड्यूसिंग पोल्यूशन मतलब कि पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब प्लांटेशन में हम आ जाते हैं। प्लांटेशन, there are many benefits of planting more trees can reduce the level of air pollution as plants absorb pollutants। It also maintains the temperature of an area at a lower level than an area does not have trees। Very And trees are source of fruits and flowers and enhance the quality of life। प्लांटेशन की वजह से जो लाइफ की क्वालिटी होती है वो इनहेंस हो जाती है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। वैसे देखा जाए स्पीशीज दो तरह की होती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज और इंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं अ स्पीशीज विच हैव नो सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइफ एंड जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज पर खतरा लाहक होता है, जिन स्पीशीज को खतरा होता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती है। Protection of endangered species and widespread environmental changes that affect living things. For example, plants and animals are risk of an extinction. Such species are called endangered species. और जो गवर्नमेंट है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से असूल अपना रहे हैं। फर्स्ट है जो उनका प्लान है, फर्स्ट प्लान है उनका रिड्यूसिंग पोल्यूशन। सेकंड प्लान है उनका सेटिंग एसाइड ऑफ नेचुरल रिजर्व्स। थर्ड प्लान है उनका रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन। इन प्लान्स को अपनाकर इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो कौन कौन से स्पीशीज हैं? फॉर एग्जांपल मार्कोर, इससे भी खतरा लाहक है। इंडस रिवर डॉल्फिन, इससे भी खतरा लाहक है। एंड इन सब पे खतरा लाहक होता है। एंड बेस्ट एग्जांपल है इसकी स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड पे भी खतरा लाहक है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? कमेंट, शुक्रिया।